हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 कंप्यूटर की। क्लास 10 कंप्यूटर का पेपर आप लोग का होने वाला है 23 मार्च को। अगर तुम ये वीडियो आज देख रहे हो यानी कि 28 मार्च को, तो तुम्हारे पास अभी कंप्लीट 2 दिन बचे हुए हैं एंड इवन आज के भी कुछ आवर्स अभी बचे हैं। यहाँ पे किस तरह हम कंप्यूटर की तैयारी करें कि कंप्यूटर में हम 100 आउट ऑफ 100 पूरे मार्क्स लेके आए, तो इसी के ऊपर ये वीडियो है। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि तुम्हारा पेपर का पैटर्न किस तरह का रहेगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं पूरे सिलेबस में से, और यहाँ पे हमें कैसी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कि हमें 100 आउट ऑफ 100 फुल मार्क्स यहाँ पे आ जाए। तो इसी के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। बट उससे पहले यहाँ पे तुम लोग के लिए मेरी एक टिप है दैट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग अबाउट चैप्टर्स को पढ़ने से अच्छा कि बुक में इतने चैप्टर्स हैं, हमें इतने चैप्टर कवर करने हैं, उससे बेटर ये है कि हम यहाँ पे सिलेबस को देख के अपने टॉपिक्स कवर कर लें। तो सबसे पहली चीज, अपना सिलेबस कंप्यूटर का डाउनलोड करके रख लो। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में और भी चीजें हैं जो कि मैं भी बताऊंगा, लेकिन इस पीडीएफ को जरूर से डाउनलोड करना फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, दैट इज द सिलेबस। तो सिलेबस मस्ट है। फिर इसके बाद अब यहाँ पे हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। दूसरी चीज, उन चीजों को नहीं पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बिकॉज इस बार बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो हमारे सिलेबस से हट गई हैं। तो गलती से भी उन चीजों को पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज वो नहीं पूछी जानी है। इतनी बातों को समझ लेने के बाद में अब हम बात करते हैं अपने पेपर के पैटर्न की। कंप्यूटर एप्लीकेशंस का जो पेपर पैटर्न रहता है वो कुछ ऐसा रहता है। यहाँ पे 2 सेक्शंस होते हैं, इतना तुम लोगों ने देखा होगा, अपने स्कूल के पेपर्स में भी यही पैटर्न फॉलो किया होगा। तो यहाँ पे 2 सेक्शंस होते हैं। इस बार बस चेंज क्या हुआ है कि सेक्शन ए में इस बार 20 मार्क्स के एमसीक्यू, जी हाँ 20 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये एमसीक्यू में थ्योरी क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ आउटपुट भी हो सकते हैं, एंड मिक्स्ड होता है पूरे सिलेबस में से। यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू में। फिर यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है जो खुद 20 मार्क्स का होता है, एंड यहाँ पे 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं जो कि 10 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के। एंड यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन वैसे ही होंगे, कुछ थ्योरी क्वेश्चन होंगे एंड थ्योरी कम होते हैं ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे तुम्हारे सामने आउटपुट क्वेश्चन आएंगे, रीराइट द कोड करने वाले क्वेश्चन आते हैं, राइट द जावा एक्सप्रेशन, तुम्हें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया होगा उससे तुम्हें जावा में कैसे लिखना है ऐसा क्वेश्चन आता है। हाउ मेनी टाइम्स लूप एग्जीक्यूट, ये पूछा जाता है, लूप के ऊपर आउटपुट क्वेश्चन आते हैं। फिर प्लस प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है। फिर मैथ क्लास फंक्शन का आउटपुट भी पूछा जाता है। तो इतनी सारी चीजें भरी हुई होती हैं, फिल्डअप होती हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली ये सारी चीजें होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़े बहुत आउटपुट होते हैं, ज्यादातर थ्योरी वाले एमसीक्यूज होते हैं। इस तरह पूरा सेक्शन 20-20 मार्क्स करके 2 क्वेश्चन होते हैं 20-20 मार्क्स के, मिलकर बनाते हैं 40 मार्क्स। तो सेक्शन ए 40 मार्क्स कवर कर रहा है। एंड इसको मैं पूरा थ्योरी भी नहीं कहूंगा, बिकॉज यहाँ पे आउटपुट क्वेश्चंस हैं। दैट मींस आउटपुट क्वेश्चंस भी तुम्हारा प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे मैं कहूंगा थ्योरी का वेटेज काफी कम है। थ्योरी एक तरह से कंप्यूटर में नाम मात्र की ही होती है, बाकी मोस्ट चीजें तुम्हारी प्रैक्टिकल चीजें हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होती हैं। फिर 40 मार्क्स यहां से लेने के बाद में अब हम आते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी तुम्हारा कवर करता है 60 मार्क्स। एंड 60 मार्क्स से कैसे होते हैं, देखो बेसिकली यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम्स तुम्हें दिए होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन 8 तक, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6 प्रोग्राम्स तुम्हें दिए होंगे, जिसमें से तुम्हें कितने करने होंगे, सिर्फ 4। यहाँ पे हर एक प्रोग्राम तुम्हारा 15 मार्क्स का होता है। तो एक प्रोग्राम 15 मार्क्स दिलाएगा, 4 प्रोग्राम कर लोगे, कितने मार्क्स हो गए, 15 4 60। तो 60 मार्क्स तुम्हें यहां से मिल जाएंगे। अब यहाँ बच्चों का सवाल होता है कि यहाँ पे प्रोग्राम क्या फिक्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रोग्राम किस तरह के पूछे जाते हैं वो मैं तुमको बता देता हूँ, क्या क्या यहाँ पे फिक्स है वो भी समझ लो। दैट देखो यहाँ पे एक चीज तो ये है दैट डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम, सबसे पहला जो प्रोग्राम होता है सेक्शन बी का, वो एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिया होता है। वहां पे दिया होता है क्लास का नाम क्या लेना है, वहां पे दिया होता है डेटा मेंबर्स यानी कि वेरिएबल्स तुम्हें क्लास के कौन कौन से लेने हैं, और साथ में फंक्शंस कौन कौन से बनाने हैं, इवन ये भी बता दिया जाता है। तो उसको मैं बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम, या फिर पूरा डिस्क्रिप्टेड प्रोग्राम होता है, सब बता दिया जाता है उसमें। और ज्यादातर ये वाला प्रोग्राम तुम्हारा इफ एल्स में जो स्लैब बेस्ड होता है, कंडीशन बेस्ड होता है, उस तरह का ही आता है। तुम पिछले साल के जितने क्वेश्चंस चेक करोगे पिछले साल के पेपर्स में, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन स्लैब बेस्ड ही होगा। इफ एल्स का यूज करके उसमें कंडीशंस बनती हैं एंड पूरा डिस्क्राइब कर दिया जाता है प्रोग्राम। तो ये तुम्हारा फिक्स होता है, हर साल आता है, ये कभी चेंज नहीं होता, इट नेवर चेंजेस, ये हमेशा आता है इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। चलो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि फिक्स है तुम्हारा। एक तुम्हारा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 4 आए, हो सकता है ये आगे पीछे हो जाए, बट एक तुम्हारा फिक्स है कि नंबर बेस्ड प्रोग्राम आएगा ही आएगा। तो एक तुम्हारा नंबर बेस्ड जो प्रोग्राम होता है दैट इज फिक्स्ड, ये पूछा जाता है हर बार। कोई भी नंबर आ सकता है, ज्यादातर नया कोई नंबर बना दिया जाता है। पुराने नंबर्स पढ़ के तुम अपनी प्रैक्टिस करो नंबर लॉजिक को इंप्लीमेंट करने की, क्योंकि एग्जाम में कोई नया ही नंबर आएगा, पुराने नंबर्स नहीं रिपीट होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मैं लिखा हुआ है सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। हो सकता है सॉर्टिंग और सर्चिंग के 2 अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, या फिर कोई दोनों में से एक है, मिला के जनरली नहीं आता बिकॉज काफी लंबा भी प्रोग्राम हो जाएगा। तो या तो सॉर्टिंग या तो सर्चिंग, इसमें क्या क्या तुम्हें पढ़ना है वो मैं आगे बताऊंगा, बट एरे का सॉर्टिंग एंड सर्चिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर
एक प्रोग्राम आ सकता है सॉर्टिंग का या फिर सर्चिंग का, या फिर दो अलग अलग प्रोग्राम भी आ सकते हैं, एक प्रोग्राम सॉर्टिंग का आ सकता है, एक सर्चिंग का आ सकता है, इस तरह। ठीक है, फिर इसके बाद एक प्रोग्राम तुम्हारा ओवरलोडिंग का आ सकता है। फंक्शन ओवरलोडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये हर 3 साल में लगभग 1 या 2 बार पूछ लिया जाता है, राइट। तो ओवरलोडिंग का प्रोग्राम हर साल नहीं रिपीट होता है, बट कभी कभी ये आ भी जाता है, तो इंपॉर्टेंट है ओवरलोडिंग। फिर इसके बाद पैटर्न, अगर ओवरलोडिंग नहीं आएगा तो तुम्हें पैटर्न प्रिंट करने के लिए आ जाएगा। और यहाँ पे एक और प्रोग्राम में लिखना भूल गया था, पैटर्न के अलावा यहाँ पे सम ऑफ सीरीज वाला भी प्रोग्राम एक काफी इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी ओवरलोडिंग के साथ में मिक्स करके पूछ लिया जाता है, कभी कभी पैटर्न वाला प्रोग्राम इसके साथ में मिक्स करके पूछ लिया जाता है, तो मिक्सचर हो सकता है एक दो चीजों का, बट ओवरऑल इतनी चीजें तुम्हें आनी चाहिए करना, राइट। ओवरलोडिंग कैसे होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग, फिर पैटर्न कैसे प्रिंट करते हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए, सम ऑफ सीरीज का प्रोग्राम कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। तो ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, मिक्स करके भी आते हैं, अलग अलग भी पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो, तुम्हारे कोर्स में एरे और स्ट्रिंग है, तो एक प्रोग्राम तुम्हारा प्योर स्ट्रिंग के ऊपर आ सकता है, ये फिक्स रहता है, एंड एक प्रोग्राम तुम्हारा एरे के ऊपर रहता है, ये फिक्स होता है। एक पूरा प्रोग्राम तुम्हारा सिर्फ स्ट्रिंग का होगा अकेला, और एक होगा तुम्हारा एरे के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम। तो यहाँ पे एक और चीज समझ लो, कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रिंग और एरे मिक्स करके आ जाता है, मतलब कि एरे जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। जनरली हमने नंबर टाइप के एरे पढ़े, बट कभी कभी स्ट्रिंग टाइप का भी एरे दे दिया जाता है किसी एक क्वेश्चन में। हो सकता है यहाँ पे ओवरलोडिंग वाला क्वेश्चन ना आए, इसकी जगह तुम्हें स्ट्रिंग का एरे कह दे कि स्ट्रिंग का एरे है, उसमें सर्चिंग करो, इस तरह आ सकता है। तो क्वेश्चन को बनाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बिकॉज बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पे सर कोई बता दीजिए इंपॉर्टेंट प्रोग्राम क्या है इस बार के लिए। बट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बताना इसीलिए मुश्किल होता है बिकॉज क्वेश्चंस बहुत तरह से बन सकता है। यहाँ पे मेन चीज है तुमको प्रोग्राम का लॉजिक इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, बिकॉज प्रोग्राम का क्वेश्चन जो होता है बहुत तरीकों से बनाया जाता है। मैं एक ही चीज को 10 तरह से तुमसे पूछ सकता हूं, बट वही चीज है अगर तुम समझ सकते हो उस चीज को कि वो क्या पूछा जा रहा है, तभी उस चीज का तुम प्रोग्राम बना पाओगे। तो वही मैं कहता हूं कि अपनी प्रोग्रामिंग अच्छी करो। बाकी कंप्यूटर के पेपर में प्रोग्रामिंग के अलावा और कुछ नहीं है, एक तरह से थ्योरी नाम मात्र की है, तुम 10 मार्क्स की थ्योरी से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, यानी कि 90 मार्क्स अप्रॉक्स तुम्हारा आउटपुट भी तुम्हारा एक तरह से प्रोग्रामिंग का ही स्किल है और प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड है। तो प्रोग्रामिंग जितनी अच्छी कर लोगे उतना अच्छा तुम्हारा कंप्यूटर का पेपर होगा। एंड 10th क्लास में बिलीव मी इतनी ज्यादा टफ प्रोग्रामिंग नहीं होती है, इतना ज्यादा टफ नहीं होगा। और इस बार एक और चीज नोट कर लो, यहाँ साइड में मैंने लिखी है दैट स्ट्रिंग में, ये बच्चे पूछेंगे बाद में, दैट प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ वर्ड फ्रॉम अ सेंटेंस आर नॉट इंक्लूडेड। इस बार 2023 के सिलेबस में ये वाला पार्ट नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है ये आगे भी कंटिन्यू रहे। इस बार कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं आएगा जहां हमें सेंटेंस लेके उसमें से वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है। ऐसा प्रोग्राम तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगर स्कूल में कराया भी गया है तो उस तरह के प्रोग्राम छोड़ दो, बिकॉज सिलेबस ने साफ मेंशन किया है कि इस बार ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं आएगा। तुम्हारे सिलेबस से ही मैंने निकाला है दैट नो प्रोग्राम्स विल बी कम दैट आर बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। एक्सट्रैक्शन ऑफ वर्ड का कोई भी प्रोग्राम नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ ऐसे प्रोग्राम आएंगे जहां पे हम एक वर्ड में से या एक स्ट्रिंग में से सिर्फ कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे वर्ड्स को निकालने वाला कोई भी बड़ा प्रोग्राम नहीं आने वाला है, तो इस बात को आप समझ लो, ठीक है। तो स्ट्रिंग थोड़ा सा इजी होने वाला है इस बार, तो तुम्हारे लिए रियायत रहेगी। तो इस तरह से ही हमें अपने पेपर को तैयार करना है, एक माइंडसेट तैयार करना है कि ऐसा पेपर आना है और इसी हिसाब से हमें तैयारी करनी है। प्रोग्रामिंग यहाँ बहुत ज्यादा वेटेज रख रही है, 100 में से 90 प्लस आपकी प्रोग्रामिंग बेस्ड है, 60 तो सीधे सीधे प्रोग्रामिंग हो जाती है। एंड ये जो बच्चे 40 मार्क्स, इसमें से भी मोस्ट चीजें आपकी आउटपुट बेस्ड होती हैं और कैलकुलेशन बेस्ड होती हैं, जो कि प्रोग्राम से ही आती हैं। प्रोग्रामिंग आपकी अच्छी होगी, यानी कि प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे, तो ऑब्वियसली आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन वगैरह भी तुम समझ लोगे। सो अगर इन चीजों में थोड़ा भी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा भी डाउट है, साल भर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कंप्यूटर अच्छे से नहीं आती है, कंप्यूटर में कहीं तुम्हारा वीक पॉइंट है, तो उसको कैसे क्लियर आउट करना है इन लास्ट के 2 दिनों में, अब उसके बारे में चलो बात करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूंगी, जितने भी टॉपिक्स मैंने तुम्हें बताए हैं कि पूछे जाने हैं, किस तरह के सवाल आने वाले हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर इस चीज के ऊपर वीडियो बना दीजिए, कोई एक टॉपिक है ये समझ नहीं आ रहा है, इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए या इस प्रोग्राम के ऊपर वीडियो बना दीजिए, बट आप लोग सर्च नहीं करते हो कि ऑलरेडी उस चीज के ऊपर वीडियो होता है। तो अब जैसे मान लो तुम्हें यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं आता है और तुम्हें उस टॉपिक को क्लियर करना है एंड तुम्हें पता नहीं है कि वो वीडियो पहले से है कि नहीं, तो एक काम कर सकते हो तुम, दैट यूट्यूब ऐप यहाँ पे ओपन करना एंड यूट्यूब ऐप के ऊपर मान लेते हैं सपोज यहाँ पे तुम्हें हाउ मेनी टाइम्स डज अ लूप एग्जीक्यूट ये नहीं आता है। सो आप एक काम करना, यूट्यूब ऐप पे जाना और यूट्यूब ऐप पे सर्च करना हाउ मेनी टाइम्स लूप एग्जीक्यूट, और यहाँ पे बस लास्ट में लिख देना एम्पलीफाई लर्निंग। और जैसे ही तुम इसको सर्च करोगे तुम्हें इसके ऊपर ऑलरेडी बने हुए वीडियोस मिल जाएंगे मेरे, जिन्हें जाके तुम देख के ये सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके क्लियर कर सकते हो, राइट। बिकॉज जब तक इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक इन्हें क्वेश्चन पे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, एंड जब तक क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तब तक ये क्लियर नहीं होंगे। और इसके अलावा जैसे कोई और टॉपिक है, मान लो तुम्हें नंबर लॉजिक के ऊपर प्रोग्राम नहीं आते हैं, तो यहाँ पे तुम सर्च कर सकते हो
नंबर लॉजिक एम्पलीफाई लर्निंग। तो जैसे ही इसको सर्च करोगे नंबर लॉजिक के ऊपर तुम्हें ऑलरेडी बने हुए बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। क्लास 10th वाले वीडियोस देखना, क्लास 11 12th में तो अलग अलग फंक्शंस बना के किया जाता है। सो क्लास 10th मैंने मेंशन किया होगा, यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो नंबर लॉजिक क्लास 10th। तो जो क्लास 10th के वीडियो होंगे तुम्हें सिर्फ वही मिलेंगे। तो जैसे ही ये सर्च करोगे यहाँ पे तुम्हें सिर्फ क्लास 10 से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, राइट। तो इन वीडियोस को देखो, अपना प्रोग्रामिंग का लॉजिक जो है वो क्लियर करो एंड प्रोग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। प्रोग्रामिंग के लॉजिक जितने क्लियर करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। एक और टॉपिक मैं सर्च करके दिखा देता हूँ बिकॉज आगे फिर है एक टॉपिक है तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज रैपर क्लास। तो रैपर क्लास एम्पलीफाई लर्निंग जैसे ही सर्च करोगे रैपर क्लास के ऊपर तुम्हें मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरह तुम वीडियोस को सर्च कर सकते हो जो कि तुम्हें यूट्यूब पे पहले से मिल जाएंगे। वैसे तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें दे दूंगा, उसको जाके देख लेना, उसमें तुम्हें एक साथ सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। बट अगर उस प्लेलिस्ट में कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो उसको तुम इस तरह सर्च कर सकते हो। तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं और सिलेबस में भी कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसपे हम सबसे ज्यादा फोकस रखें। देखो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं अपने सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या है वो देखते हैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हारे सिलेबस में है दैट इज रिवीजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस। अब वैसे वो अलग बात है कि क्लास 9 का सिलेबस बैठ के क्लास 9 की बुक खोल के कोई पलटेगा नहीं, लेकिन ये सारी चीजें पूछी जाती हैं क्लास 10th में भी। अब इसमें से भी कौन सी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं, उतना एटलीस्ट पढ़ लेना अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो। देखो इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम पढ़े हुए हो पहले से। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस ये पढ़ लेना। और हाँ यहाँ पे एक चीज देख लेना जो कि इस बार भी पूछी जा सकती है, वो है ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो कौन सी 4 प्रॉपर्टी होती हैं ऊप्स की वो जरूर पढ़ लेना, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जरूर से पढ़ लेना, नाम एटलीस्ट इनके याद कर लेना। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का डेफिनेशन देख लेना। फिर इसके बाद आता है वैल्यू एंड डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे डेटा टाइप्स की डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती हैं, उनका साइज। तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू और साइज जरूर से देख लेना, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ईच डेटा टाइप एंड उनके साइज। तो ये तुमसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो डिफॉल्ट वैल्यू एंड साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद ऑपरेटर्स इन जावा। ऑपरेटर्स खैर अलग से तो नहीं पूछा जा सकता, बट एमसीक्यू में एक आध मार्क्स का क्वेश्चन छोटा सा आ सकता है, तो चाहो तो इसको लीव कर सकते हो। टाइप्स वगैरह नहीं पूछे जाएंगे 10th में इतना। इनपुट इन जावा कैसे कराते हैं इसके ऊपर मेरा वीडियो है, उसको जाके देख सकते हो, बट खास ये रिक्वायर्ड नहीं होगा अभी के लिए। फिर इसके बाद मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत पूछा जाता है। मैथ क्लास के फंक्शंस के ऊपर बेस्ड आउटपुट क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एटलीस्ट 2 से 4 मार्क्स तक के तुम इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड हो सकता है तुम्हें अपने जावा प्रोग्राम में भी इसका यूज करना पड़े। तो मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी वीडियो है, जैसे मैंने बताया वैसे आके सर्च कर सकते हो इसको। फिर इसके बाद कंडीशनल कॉन्स्ट्रक्ट्स इन जावा। तो इसमें कंडीशनल में कौन कौन सा आता है, एक तो इफ एल्स आता है और एक आता है स्विच। तो इन दोनों का यूज कैसे करते हैं बस वो तुम्हें आना चाहिए, इफ और स्विच का। तो बस प्रोग्राम में इस चीज का काम पड़ेगा। और बाकी ये पूछ सकते हैं कि जंप स्टेटमेंट क्या होते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। फिर इटरेटिव कॉन्स्ट्रक्ट्स इन जावा यानी कि लूप। इटरेटिव मतलब लूप के बारे में। लूप कितने टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर, एक होता है व्हाइल और एक होता है डू व्हाइल। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा चीजें पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। दैट डू व्हाइल क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। व्हाइल और फॉर क्या होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं। बाद में इनके बीच और डिफरेंस होता है कि डू व्हाइल एटलीस्ट एक बार तो चलता ही चलता है, और अगर फॉर और व्हाइल में कंडीशन गलत हो जाए तो ये एक भी बार रन नहीं करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, इनके बारे में जान लेना। फिर इसके बाद लास्ट है हमारा नेस्टेड फॉर लूप्स। तो नेस्टेड फॉर लूप्स का तो हम यूज करते ही करते हैं, कोई भी सॉर्टिंग करेंगे, बबल सॉर्ट करेंगे तो वहां एक के अंदर एक लूप लगाते हैं। तो बस वही चीज है, कोई ये हाई फाई चीज नहीं है। तो इतनी चीजें तुम्हारे 9th के सिलेबस से हैं, बहुत ज्यादा टाइम इन चीजों में खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज पे। सो नेक्स्ट है हमारा क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज फंक्शंस। फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं और खासकर यूजर डिफाइंड मेथड्स, मतलब कि यूजर वाले फंक्शंस जो हम बनाएंगे वो कैसे बनाए जाएंगे, बिकॉज ये बनाने के लिए आते हैं और इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, इसके ऊपर मेरा वीडियो है, देख सकते हो जाके। इन दोनों के बीच डिफरेंस मैंने अच्छे से वहां पे समझाया है। तुम्हारे क्वेश्चन में कभी कभी ये आ जाता है कि मेथड प्रोटोटाइप या सिग्नेचर लिखना। मेथड प्रोटोटाइप क्या होता है, बस फंक्शन की जो पहली लाइन होती है, जैसे मान लो तुमसे कह दिया void sum और 2 नंबर्स का सम करना है, यहां पे लिखा हुआ है एंटी ए कॉमा एंटी बी। तो ये जो होता है पहली लाइन ऑफ द फंक्शन, दिस इज, ये लास्ट में नहीं लगेगा, दिस इज द फंक्शन प्रोटोटाइप। इसी को बोलते हैं फंक्शन की पहली लाइन या फंक्शन का डिक्लेरेशन या फंक्शन का सिग्नेचर। सो ये होता है मेथड प्रोटोटाइप, ठीक है। तो ये कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है, तो इसके बारे में देख लेना। फिर आता है प्योर एंड इम्प्योर फंक्शंस क्या होते हैं। सो इसका सिर्फ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, देख लेना, डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं कभी कभी। फिर पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, इन दोनों के बीच डिफरेंस देख सकते हो, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। सो इनके बीच डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट।
अब यहाँ पे पास बाय वैल्यू क्या होता है, जब हम फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पास कर देते हैं, सो वो होता है पास बाय वैल्यू। तो पास बाय वैल्यू का तो प्रोग्राम हमको देखना है, वो तो हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। हो सकता है फंक्शन ओवरलोडिंग में कह दे कि वहां पे फंक्शन में पैरामीटर है, या फिर किसी क्वेश्चन में ही कह दे कि फंक्शन बनाना है और फिर वहां पे वैल्यूज को लेके उस फंक्शन में आना है। तो पास बाय वैल्यू का तो हम प्रोग्राम में यूज करेंगे, लेकिन जो पास बाय रेफरेंस है इसका सिर्फ तुम्हें थ्योरी जानना है, ओनली डेफिनेशन, और इसका कोई प्रोग्राम नहीं आएगा, इसको प्रोग्रामिंग में तुम्हें यूज नहीं करना है। जो ऑब्जेक्ट पासिंग वाला प्रोग्राम होता है वो 11th एंड 12th में आता है, 10th में नहीं आता है। तो पास बाय रेफरेंस यानी कि ऑब्जेक्ट्स को पास करना वो अभी तुम्हें नहीं देखना है, सिर्फ इसका डेफिनेशन देख लेना, उतना इनफ है। फिर इसके बाद रिटर्निंग वैल्यूज, फंक्शन में कैसे वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। जैसे यहाँ पे वॉइड की जगह अगर फंक्शन में int लगा देते तो क्या करता, ये फंक्शन एक int वैल्यू रिटर्न करने लगता। सो रिटर्न कैसे करते हैं वो देख लेना, बिकॉज वो यूज करोगे, इसके बारे में अलग से थ्योरी में नहीं पूछा जाएगा। बाकी ये पूछ लें कि रिटर्न कौन से कीवर्ड से करते हैं, तो रिटर्न कैसे करते हैं, वी यूज दी रिटर्न कीवर्ड, बाय यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। यहाँ वैल्यू लिख देते हैं तो वो वैल्यू रिटर्न होकर चली जाती है। फिर इसके बाद एक पॉलीमॉर्फिज्म, ये बहुत पेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि बताओ पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो किस तरह से जावा में इंप्लीमेंट होता है। सो इट इज इंप्लीमेंटेड एज मेथड ओवरलोडिंग, या फिर मेथड की जगह, और मेथड को फंक्शन भी कहते हैं, तो ये चीज समझ लो, मेथड को फंक्शन भी कहेंगे, मेथड और फंक्शन ओवरलोडिंग। सो पॉलीमॉर्फिज्म को हम इंप्लीमेंट करते हैं जावा में एज फंक्शन ओवरलोडिंग। या फिर अगर पूछ लिया जाए कि फंक्शन ओवरलोडिंग कौन से वाले ऊप्स कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती है, किस वाले ऊप्स कॉन्सेप्ट की वजह से यहाँ पे रखी गई है, तो इट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। फिर आते हैं कंस्ट्रक्टर्स पे। तो फंक्शन का ही एक स्पेशल टाइप होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जिसका नाम सेम होता है एज ऑफ द क्लास, एंड इसके अंदर हम डिफॉल्ट वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं। सो डेफिनेशन इतना काफी है, दैट कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन which has same name as of the class and it initializes the default values of the class variables। ये होता है। फिर यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसके टाइप्स हैं, और पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर में अगर कुछ नहीं तुम यहाँ पे पैरामीटर दोगे, मान लो तुमने एक क्लास बनाई ABC और उसके अंदर कंस्ट्रक्टर ऐसे ही ले लिया ब्लैंक, उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये हो जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तुम कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पैरामीटर दे दोगे, मान लो तुमने एक यहाँ पैरामीटर दे दिया ब्रैकेट्स के बीच में, तो क्या बन गया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन गया, सिंपल है। सो थ्योरी में इसको पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, या फिर MCQ आ सकता है इसके ऊपर कि बताओ ये कौन से टाइप का कंस्ट्रक्टर है, इस तरह। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस क्या होता है वो मैंने तुम्हें बता दिया है कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो तुम्हारा सेम होगा एज ऑफ द क्लास, एंड इसके अंदर हम सिर्फ डिफॉल्ट वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, और पैरामीटराइज में हम जो वैल्यू पैरामीटर में आती है उसे इनिशियलाइज कर देते हैं। चलो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लाइब्रेरी क्लासेस। यहाँ पे लाइब्रेरी क्लासेस का मतलब होता है वो क्लासेस जो जावा में पहले से बनी हुई है, जो हमने नहीं बनाई, किसी ने पहले से बना के वहां रख दी है, हमें सिर्फ उनका यूज करना है। तो लाइब्रेरी क्लासेस में हमें कौन कौन सी पढ़नी है, देखो एक तो तुम्हारी मैथ क्लास होती है, तो यहाँ पे मैथ क्लास देख लो मैंने नीचे मार्क कर दी है। मैथ क्लास तुमने 9th क्लास में पढ़ी हुई थी, इसलिए वो अलग से यहाँ मेंशन नहीं थी, बट मैंने लिख दी है। मैथ क्लास के फंक्शंस भी लाइब्रेरी फंक्शंस में ही आते हैं, एंड इसके ऊपर बेस्ड आउटपुट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ 10th में कौन सी वाली क्लास यहाँ जुड़ी है, 2000 रैपर क्लासेस। रैपर क्लास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इस बार क्लास 10th में ऐड हुई है, तो ये पूछी जानी है। अब रैपर क्लास क्या होती है, इसके ऊपर मेरा वीडियो है, जाके सर्च कर लेना रैपर क्लास एम्पलीफाई लर्निंग, तुम्हें उसका कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, उसको जाके देख लेना, समझ लेना। अब यहाँ पे क्या चीजें पूछी जाती है वो समझ लो। रैपर क्लास क्या होती है वो तो पूछ सकते हैं, साथ में इसके फंक्शंस के ऊपर बेस्ड आउटपुट आते हैं। तो इसके फंक्शन कौन कौन से तुम्हारे कोर्स में है वो सारे मैंने यहाँ पे एनलिस्ट कर दिए हैं, तो जब रैपर क्लास वाला वीडियो जाके देखोगे उसी में मैंने इन फंक्शंस का भी यूज अच्छे से समझाया हुआ है, तो वहां पे जाके देख लेना। और बाकी ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या होती है, इट इज बेसिकली कन्वर्जन फ्रॉम प्रिमिटिव टू रैपर क्लास और रैपर क्लास टू प्रिमिटिव, बस इतना है इसके बारे में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एनकैप्सुलेशन। सो एनकैप्सुलेशन बेसिकली ये तुम्हारा थ्योरी टॉपिक है, इट हैज नथिंग रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, इसमें कुछ प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है 2000 एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर इसमें इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेस स्पेसिफायर में तुम्हें क्या पढ़ना है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक के बारे में, एंड इसमें जो विजिबिलिटी होती है उसके बारे में देखना कि अगर ये कीवर्ड लगाएंगे तो कहां पे विजिबिलिटी होगी एंड कहां नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीजें पढ़ लेना। और बाकी स्कोप ऑफ वेरिएबल में 2 इंपॉर्टेंट है, एक तुम्हारा लोकल वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। बाकी इंस्टेंस एंड आर्गुमेंट चाहो तो लीव कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आएगा तो MCQ में 1 मार्क्स में आ सकता है, तो चाहो तो देख सकते हो, उतना टफ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अब आते हैं एरे के ऊपर। सो एरे में क्या इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं अभी। सो एरे में कुछ चीजें रिमूव हुई हैं, वो तुमको नहीं पढ़नी है, वो समझ लो। देखो
एरे में डेफिनेशन वगैरह तो नहीं पूछी जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है, इतने बच्चे नहीं रह गए हो। डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, एक्सेप्टिंग, ये सब तो तुम्हें आता होगा कि एरे को डिक्लेयर कैसे करना है, एरे में इनिशियलाइज कैसे करना है एरे को, उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज कैसे लेनी है। बेसिकली इन चीज के छोटे प्रोग्राम नहीं आने वाले, तो ये सब चीजें मैं कट करूंगा। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है वो समझो। पहली बात तो 1D एरे सिर्फ तुम्हारे कोर्स में है। अगर 2D एरे तुम्हारी बुक में दिया भी हुआ है तो 2 डायमेंशनल एरे तुम्हारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ 1D एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे है। फिर इन 1D एरे में भी हमें क्या पढ़ना है, तो पहली चीज तो तुम्हें पढ़नी है सॉर्टिंग टेक्निक्स। सॉर्ट कैसे करते हैं एरे को। सॉर्ट क्या होता है, सॉर्ट का मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सीधे सीधे ऑर्डर में, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में तुम सारी वैल्यूज को अरेंज कर दो, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सारी वैल्यूज को अरेंज कर दो, इसी को बोलते हैं सॉर्ट करना। तो सॉर्टिंग करने की पहले तुम्हारे कोर्स में 2 यहाँ पे एल्गोरिथम्स थी, एक होती है बबल सॉर्ट और एक होती है सिलेक्शन सॉर्ट। लेकिन इस बार सिलेक्शन सॉर्ट हट गई है, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इजी कर दिया गया है, सिर्फ इस बार बबल सॉर्ट है। एंड जब सिर्फ एक ही सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, सो इट इज वेरी 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 वेरी, इसको इनफाइनाइट तक ले जाओ, दैट मच इंपॉर्टेंट। ये आएगी ही आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बबल सॉर्ट के ऊपर क्वेश्चन ना आए। सो बबल सॉर्ट को अच्छे से तैयार कर लेना, बिकॉज कंफर्म है कि एरे का बबल सॉर्ट का क्वेश्चन आने ही आए। ये हो सकता है कि स्ट्रिंग के एरे का बबल सॉर्टिंग आए, तो स्ट्रिंग का बबल सॉर्ट भी सेम होता है, बस वहां पे जो कंडीशन लगता है वहां पे बस हम कंपेयर टू फंक्शन का यूज कर लेते हैं, तो इतना होता है बस। तो बबल सॉर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो देख लेना नॉर्मल नंबर वाले एरे के लिए भी और स्ट्रिंग वाले एरे के लिए भी। इसके बाद नेक्स्ट आती है सर्चिंग टेक्निक्स। तो सर्चिंग टेक्निक 2 तरह की होती है, एक होती है लीनियर सर्च और एक होती है बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च तो बहुत ज्यादा इजी होता है, तो ये तो देख ही लेना, बहुत ज्यादा इजी है, तो ये आ भी जाता है, ऐसा नहीं कि इजी है तो आएगा नहीं, ये आ जाता है। बाइनरी सर्च इसके मुकाबले थोड़ा सा टफ होता है। अब बाइनरी सर्च टफ इसलिए होता है कि पहली बात तो इसमें तुम्हें सॉर्टेड एरे करना पड़ेगा, है ना। बाइनरी की खासियत ये होती है कि बाइनरी में तुम्हें एरे चाहिए होता है सॉर्टेड, एंड देन सॉर्ट करने के बाद में हम यहाँ सर्चिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता भी है तुम्हारा बाइनरी सर्च का, तो सॉर्टिंग तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी। सॉर्टिंग करने के लिए नहीं बोलेगा, बोल देगा कि एरे तुम्हारा ऑलरेडी सॉर्टेड है पहले से और तुम्हें सिर्फ सर्च करना है। तो बाइनरी सर्च देख सकते हो, सिर्फ यहाँ पे सर्चिंग वाला हिस्सा बाइनरी सर्च का देखना, सॉर्टिंग तुम्हें नहीं करनी है। सॉर्टिंग बोल दी जाएगी, एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, ठीक है। सो एरे में सिर्फ इस बार इतनी चीजें हैं, इतनी ही बातें तुम्हें देखनी है, जो मैंने मार्क कर दी है उनको खास तौर पे देख लेना, और बाकी आगे ये उसी बारे में दिया हुआ है। एरे एज कॉम्पोजिट टाइप, इसकी जरूरत नहीं है, इसको मत देखना। लेंथ स्टेटमेंट ये तो सबको पता ही है कैसे यूज करते हैं, एरे डॉट लेंथ मतलब ए डॉट लेंथ, और उसके अलावा यहाँ पे सॉर्टिंग सर्चिंग यही सब लिखा हुआ है। मेन तुम्हारा इतना है जितना मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है, इतना पार्ट देख लेना, सफिशिएंट हो जाएगा, एनफ हो जाएगा फॉर दी एरे। और बाकी एरे में तुम इतना तो निकाल ही लोगे कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इतनी चीजें एटलीस्ट देख लेना। और बाकी मेन जो खास चीजें हैं, सर्चिंग कैसे करते हैं, सॉर्टिंग कैसे करते हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो इसके बाद नेक्स्ट अब बात कर देते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, विच इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10 कंप्यूटर्स का। स्ट्रिंग में पहली बात तो हमें स्ट्रिंग क्लास के बारे में पता होना चाहिए क्या होती है, बिकॉज स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, ध्यान रखना ये बात कई बच्चों को नहीं पता होती है। स्ट्रिंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, इट इज अ क्लास, बट इसको यूज हम करते हैं किस तरह से, प्रिमिटिव डेटा की तरह यूज तो करते हैं, बट इट इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, इट इज अ क्लास जिसको हम यूज कर सकते हैं। और बेसिकली स्ट्रिंग होती क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तुम कई सारे कैरेक्टर्स एक साथ ले आओ डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के बीच में उनको लिख दो, तो वो क्या बन जाता है, दैट बिकम्स अ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट चीज है मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग या फिर फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रिंग में, क्यों, बिकॉज स्ट्रिंग का तुमने पढ़ा होगा डेफिनेशन, दैट स्ट्रिंग होती है इम्यूटेबल। यहां लिख देता हूं मैं, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या, ऐसी चीज जिसको चेंज ना किया जा सके। तो एरे को तो चेंज करना आसान होता है, तुम लिख दोगे ए एट आई इज इक्वल टू कुछ भी, तो वहां पे इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा। लेकिन स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता है। स्ट्रिंग में हमें क्या करना होता है, स्ट्रिंग में हमें फंक्शंस का यूज करना पड़ता है टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पे फंक्शंस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारे फंक्शंस है जो स्ट्रिंग में इस बार कोर्स में है, तो देख लेना ये सारे फंक्शंस के आउटपुट पूछे जा सकते हैं एंड इनका यूज तुम्हें प्रोग्राम में भी पड़ेगा। तो ये सारे फंक्शंस हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज इसके बाहर के फंक्शंस तुम्हें नहीं देखने, बिकॉज इसके अलावा भी स्ट्रिंग में और फंक्शंस होते हैं
और इससे कम फंक्शंस भी नहीं देखने हैं। सारे के सारे आउटपुट में पूछे जा सकते हैं और यहाँ पे इस कुछ फंक्शंस का यूज तुम्हें प्रोग्राम में भी पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं। एक तुम्हारा लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट करने वाला फंक्शन होता है, लेंथ फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, कैरेट को तो हम एकदम थोक के भाव पे इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद तुम्हारा इंडेक्स ऑफ तो यूज खैर ज्यादा नहीं होता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ भी हम यूज नहीं करते हैं प्रोग्राम्स में। फिर यहाँ पे इक्वल्स फंक्शन ये बहुत ज्यादा यूज होता है, और अगर सॉर्टिंग करते हैं तो वहां पे कंपेयर टू बहुत ज्यादा यूज होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ये पूछ लिया जाता है अक्सर आपका आउटपुट में। फिर यहाँ पे सबस्ट्रिंग फंक्शन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और सबस्ट्रिंग फंक्शन देखो दो तरह से इस्तेमाल होता है। सबस्ट्रिंग फंक्शन दो तरह से यूज होता है। एक में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक इंडेक्स देते हैं बिगिनिंग इंडेक्स, और एक में हम क्या करते हैं बिगिनिंग और एंड इंडेक्स दोनों देते हैं। सो ये वाला और ये वाला दोनों ही सबस्ट्रिंग के फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। और फिर उसके बाद ये सारे फंक्शन ये उतने ज्यादा यूज नहीं होते हैं, यूज हो सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जितने मैंने टिक लगाए हैं उतने एटलीस्ट देख लेना। प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इतने फंक्शंस हैं। तो आई थिंक तुम्हें एक ओवरव्यू मिल गया होगा अभी कि तुम्हारे पूरे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, और थोड़ा बहुत देखो मैंने क्लियर कर दिया है, थोड़ा बहुत तुम्हें मेरे पुराने वीडियो से हेल्प मिलेगा, और बाकी जितनी भी चीजों के ऊपर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है उनके ऊपर मैं इन 2 दिनों में वीडियोस लेके आऊंगा। तो जितने टॉपिक्स ऑलरेडी बने हुए हैं उनका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बाकी अगर वहां पे नहीं मिलता है तुम्हें प्लेलिस्ट के अंदर तो उनको जाके तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया है। सो जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे तुम्हें बताए हैं, मोस्ट टॉपिक्स मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी पहले से बना के रखे हुए हैं। तुम चाहो तो उन टॉपिक्स को जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो इस तरह जैसे मैंने अभी बताया था। और बाकी मोस्ट वीडियोस का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वहां दिया है। कंप्यूटर क्लास 10 की प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना, 90% टॉपिक्स तुम्हें वहीं पे मिल जाएंगे। बाकी जो टॉपिक्स वहां नहीं मिलते हैं उनको जाके यूट्यूब पे सर्च करना। और फिर भी जो टॉपिक्स मैंने अभी तक नहीं बनाए हैं मैं कोशिश करूंगा कि 2 दिनों के अंदर उन सारे टॉपिक्स को भी कवर करवा दूं। एंड इसके साथ साथ तुम्हें भी यहाँ पे मेहनत करनी है 2 दिनों में, तो 2 दिनों में जितनी भी चीजें तुम रिवाइज कर सकते हो रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस कर लो। बिकॉज कंप्यूटर ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि तुम्हारा 100 मार्क्स का होता है। एंड बिलीव मी, अगर तुम थोड़ा सा भी मेहनत कर लोगे तो यहाँ पे तुम कंप्यूटर में सेंचुरी मार सकते हो। सो आई होप जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन की है तुम्हें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि यूट्यूब को पता लग जाए कि जो चीजें तुम देख रहे हो तुम्हें पसंद भी आ रही हैं। एंड साथ में अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज आगे भी ऐसे और वीडियोस में लाता रहूंगा। सो इसी के साथ तुम लोग अच्छे से तैयारी करते रहो अभी कंप्यूटर के पेपर की, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।